हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे विद्यालय की गुरुकुल पद्धति पर आधारित, जहां के लगातार 3 प्रिंसिपल्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। और उसी बहाने हम लोग बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो जीएसटी ट्वेल्व में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार। तो आज इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेएनयू से शोध के छात्र अभिषेक सौरभ सर। इन्होंने भी समर्था हाई स्कूल से ही अपना 10th आज एक अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण किया था और बिहार की शिक्षा व्यवस्था से इनका गहरा रुचि भी है और ये हमें उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो सर, हमारे टॉक शो में आपका स्वागत है। तो पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। धन्यवाद ब्रजेश जी इस शानदार आयोजन के लिए। नाम तो आपने मेरा बता ही दिया है और वर्तमान स्थिति भी आपने जाहिर कर दी है। मैं वर्तमान में यहीं भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का शोधार्थी हूँ। बाकी हम दोनों भाई, मैं आपसे 1-2 साल पहले और मेरे बाद आप भी, दोनों भाई तो समर्था के छात्र रहे ही। फिर हम लोग BHU के भी छात्र रहे साथ में और अब जेएनयू के भी छात्र हैं साथ में। मुझे बड़ी खुशी होती है। ओके, थैंक यू सो मच भैया। तो हमने भैया के बारे में जाना। तो अब मैं समर्था हाई स्कूल के गुरुकुल पद्धति के बारे में आसपास के वहाँ लोकल एरिया में तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल या वेबसाइट पे हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। तो वहाँ के स्कूल के अपने अनुभव और क्या इतिहास है और क्या किस तरह वो शिक्षा व्यवस्था का एक रोल मॉडल एक ज़माने में हुआ करता था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ उससे परिचित करवाइए। जब स्कूली शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे हमारे जहन में और हम लोग की पीढ़ी में भी उस समय ख्याल आता था कि नेतरहाट का विद्यालय है या सैनिक स्कूल तिलैया का या अन्य जगहों का। और लेकिन इन सब से अलग और अपने में ही अप्रतिम एक और विद्यालय था जो समस्तीपुर के दलसिंहसराय प्रखंड के अंतर्गत आता है, अभी भी मौजूद है। अब यह जरूर है कि पद्धति थोड़ी वहाँ की बदल गई और वह विद्यालय कोई विशेष नहीं था। मतलब अपने अवधारणा में वो सामान्य विद्यालय था, राजकीकृत उच्च विद्यालय के जैसा था, जिसका पूरा नाम था राजकीकृत रघुनंदन उच्च विद्यालय समर्था। और यह समस्तीपुर जिला के अंतर्गत ही अवस्थित है, अभी भी है। लेकिन वास्तव में उस विद्यालय को नेतरहाट या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के समकक्ष लाने का श्रेय अगर किन्हीं को जाता है तो रघुनंदन उच्च विद्यालय समर्था वास्तव में एक हाई स्कूल के जैसा ही था जो बिहार सरकार के अंतर्गत शासित था। उसको रामनंदन बाबू ने आवासीय पद्धति में कन्वर्ट किया उन्होंने, और वहाँ पर वो छात्रों को छात्रावास में रखते थे, अंतर्वासी भी बनाते थे। साथ ही साथ वहाँ के आसपास के 20 गाँव के बच्चे वहाँ आते थे। सबका सिलेक्शन होता था एक इंट्रेंस के थ्रू। हम लोग जब तो वहाँ पे रघुनंदन विश्वविद्यालय समर्था में 7वीं से पढ़ाई होती थी और 7वीं से ही आपको इंट्रेंस देना पड़ता था। 7वीं, 8वीं, 9वीं के लिए इंट्रेंस होता था और 10वीं के लिए इंट्रेंस नहीं होता था। वो 9वीं के ही छात्र 10वीं में जाते थे। यह पद्धति थी और वो एक मूल रूप से अगर कहा जाए तो वो गुरुकुल पद्धति के जैसा ही वो विद्यालय थी, जिसमें कि आपको प्रातःकाल सुबह 4 बजे जग जाना पड़ता था हर हाल में। और आपको जगाने के लिए शिक्षक खुद आते थे आपके कमरों तक। जितने भी टोटल स्ट्रेंथ थी शिक्षकों की उस विद्यालय की, उसमें से करीब करीब आधे हमारे छात्रावास में ही रहते थे बच्चों के साथ। और वही लोग प्राचार्य जी का साथ देते थे इस मुहिम में कि सुबह सुबह 4 बजे सभी बच्चे जग जाया करते थे। फिर वो प्रार्थना, जो प्रातः वंदन होता है, वो सब करते ही थे। फिर तैयार होते थे और स्वाध्याय के लिए आते थे, सुबह के स्वाध्याय के लिए। यहाँ एक विशेष बात है कि स्वाध्याय का जो महत्व है वो समर्था के सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। और स्वाध्याय की आदत एक छोटी उम्र में दिलवाने की जो महत्वपूर्ण परंपरा थी, वो रघुनंदन उच्च विद्यालय समर्था ने ही हम लोगों को भी सिखाई और उस अवधारणा से अवगत भी कराया। हम लोग भविष्य में यदि इस तरह से कर पाए तो करेंगे भी। अगर कहीं इस तरह की
स्थिति उत्पन्न होती है। तो बाकी वो इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा, और आज हम लोग जानते हैं, वहाँ कहा जाता था कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, स्वाध्याय सबसे अध्ययन का सबसे बेहतर तरीका है। तो वो सुबह जगना, शुभ मुहूर्त में, प्रातः काल के शुभ मुहूर्त में जगना, फिर आपको प्रातः वंदन करना, धरती माँ को नमन करना और स्वाध्याय करना, और उसके उपरांत योग और प्राणायाम करना। हम लोग को याद है कि जब दुनिया योग और प्राणायाम के बारे में इतना ज़्यादा क्रांति से अवगत नहीं हुई थी, जो कि हाल के दिनों में हुई है 10 साल पहले, हम लोग 2005 में 2002 में मैं समर्था आया था और आप भी 1-2 साल बाद आए होंगे। तो 2002 में हम लोग वहाँ योग करते थे, योग प्राणायाम। उस समय योग भारत में इस तरह से एक क्रांति के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, स्थापित नहीं हुआ था। तो हम लोग उस समय योग प्राणायाम करते थे सुबह सुबह, और फिर योग प्राणायाम के बाद आपको सुबह का नाश्ता, जिसमें कि अंकुरित अनाजों पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, जो कि आज के समय में आप अच्छे से उसके महत्व से अवगत हैं कि अंकुरित अनाज कितने महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए और सभी तरह के रोगों से दूर रखने के लिए। तो वो सुबह का नाश्ता फिर होता था, और तब फिर अध्ययन के लिए हम लोग जाते थे करीब 7 बजे से 9 बजे तक, और फिर 10 बजे से कक्षाएं चलती थी हम लोगों की। खाना खाने के बाद 9 बजे के बाद खाना खाते थे, 10 बजे से कक्षाएं चलती थी, जो कि शाम तक होती थी। दिखने में वो स्कूल कहीं से भी अलग नहीं था, एक सामान्य हाई स्कूल के जैसे ही था, लेकिन उसके अंदर जो गुण मौजूद थे, जो संस्थापनाएं उसमें डाली थी हमारे परम विद्वत आचार्य रामनंदन बाबू ने, उसका कोई ही आपको मतलब उसकी प्रशंसा से अतिरेक है वो उसका महत्व। और यह एक पीढ़ी की बात नहीं है, यह करीब वहाँ पे 50 साल तक यह चलती रही है परंपरा। और रामनंदन बाबू के बाद भी हमारे कई शिक्षक राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुए, जिसमें राजेंद्र चौधरी जी का नाम बहुत प्रमुख है। राजेंद्र बाबू वास्तव में रामनंदन बाबू के मानस शिष्य तो थे ही, वो उनके मानस पुत्र के भांति थे। हम राजेंद्र सर पे भी बात करेंगे, और वो आवश्यक भी है, क्योंकि रामनंदन बाबू से तो हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आ पाए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा बाद में एडमिशन पाए थे वहाँ पे। लेकिन राजेंद्र बाबू ही थे जिन्होंने हम लोगों को खींचा था। तो राजेंद्र बाबू के बारे में एक बात कहा जाता है कि जब क्लासेज होती रहती थी तो सर उस परिसर में भ्रमण भी करते रहते थे। जब उनकी क्लासेज नहीं होती थी तो परिसर में भ्रमण करते रहते थे, और कहीं भी अगर कागज का एक टुकड़ा भी गिरा हुआ मिल जाता था तो उसको वो उठा लेते थे, फिर खुद ले जा करके कहीं पर उसको जहाँ पे कूड़ेदान होता था वहाँ पे रखते थे। मतलब जो स्वच्छता अभियान आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश में इतना पॉपुलर मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है, इन सब की नींव हम लोगों ने बचपन में ही देखी। और एक सामान्य से विद्यालय में, जो कि सामान्य सा विद्यालय अपने स्थापना से तो था, लेकिन प्रकृति में बिल्कुल ही असाधारण विद्यालय था। तो स्वच्छता मिशन का जो प्राथमिक पाठ था वो हम लोगों ने अपने उसी रघुनंदन उच्च विद्यालय समर्था में ही सीखा था, और उसको हम लोग तो आज तक धारण किए हुए हैं। हम लोग का तो ये नेचर है समर्था वालों का। ये अब तक मैं जितने लोगों से मिला भी हूँ, जितने भैया सबसे भी मिला हूँ, सब लोगों को मैं देखता हूँ कि ये आदत रहता है। वो कहीं भी बैठते हैं तो स्वच्छता का बहुत 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 धन्यवाद भैया। तो अभी हमने जाना कि उस विद्यालय की क्या दिनचर्या फॉलो किया जाता था। सुबह स्वाध्याय से जो परंपरा शुरू होती थी, उसके बाद योग प्राणायाम, उसके बाद स्वच्छता। तो आज के समय में जो भी हम देख रहे हैं उसकी नींव अगर विद्यालय स्तर पे ही अगर दे दिया जाए तो इस तरह के बड़े मुहिम स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर योग दिवस मनाए जाने का, इन सब का ज़्यादा असर समाज पे दिखेगा। अगर स्कूली शिक्षा व्यवस्था से ही स्वच्छता को लेके इस तरह से अवेयर किया जाए, योग को लेके अवेयर किया जाए और स्वाध्याय को लेके, क्योंकि आगे की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें स्वाध्याय अभी भी माना जाता है कि सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। अगर बचपन से ही वो अगर आदत बच्चों को बना दिया जाए तो बाद की जितनी भी कठिन से कठिन प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें वो हताश और निराश नहीं होंगे, क्योंकि स्वाध्याय या आदमी को स्वावलंबी के लिए प्रेरित करता है। तो स्वावलंबी व्यक्ति कहीं भी किसी भी फील्ड में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो उसके बाद आपने
उस पूरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। तो हम ये जानना चाहते हैं, तो आज के समय में माना जाता है कि वहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था अब खराब हुई है बहुत ज़्यादा। उसके शिक्षा में आज के समय में गिरावट आने की आप सबसे मूल वजह क्या मानते हैं? यह सवाल तो अत्यंत कठिन है ना। वास्तव में शिक्षा में जो गिरावट है उसके लिए कोई एक व्यक्ति या कोई एक पॉलिसी जिम्मेवार नहीं है। वास्तव में यह होता क्या है कि शिक्षा हमारा सामाजिक दायित्व है। वास्तव में अगर आप देखिए, शिक्षा हमारा सामाजिक दायित्व है। जो हमारे वहाँ के जो हमारे वहाँ के शिक्षक थे वो भी बिहार सरकार के बस एक मुलाजिम थे, बस शिक्षक के रूप में थे। लेकिन फर्क इतना था कि वो बस अपना वेतन पाने तक ही संतुष्ट नहीं होते थे। वो उससे आगे बढ़ करके एक शिक्षक का जो वास्तविक दायित्व है, जो एक गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु का मतलब है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस दायित्व को वो सहर्ष स्वीकार करते थे और उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी के साथ वो उसका निर्वहन करते थे। यह बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ पे शिक्षक ने अपना दायित्व बखूबी निभाया तो वो जगह बेमिसाल हो गया है। उसका उदाहरण है हमारा रघुनंदन उच्च विद्यालय समर्था, कि हमारे जितने भी शिक्षक थे, रामनंदन बाबू उस बगिया को, जो रघुनंदन उच्च विद्यालय समर्था की छोटी सी बगिया है, उसको अपना घर समझते थे, अपना आश्रम समझते थे। उन्होंने उसकी पूरी तरह से हिफाजत की, एक बागवान की तरह उसको सींचा, हर बच्चे को अपने उद्यान का पुष्प समझा, उसके समुचित संवर्धन के लिए उन्होंने जी जान से प्रयास किया। यही काम राजेंद्र बाबू ने किया और बीच में भी जो आचार्य आए उन लोगों ने भी किया। लास्ट में जब हम लोग आ रहे थे तो कपिल देव बाबू आए थे, तो कपिल देव बाबू भी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुए, राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो जो वो कर्म करते थे उनके, तो वास्तव में जो हमारे शिक्षक थे बचपन में, जो हमें शिक्षक मिले, तो उन्होंने छात्रों को अपने बच्चे जैसा समझा कि इनका विकास जरूरी है। सबसे बढ़ के उन्होंने अपने मूल उत्तरदायित्व को पहचाना कि एक शिक्षक का निर्माण है राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना, और राष्ट्र का भविष्य जो है वो हमारे छात्र हैं। और जितने बेसिक स्तर से, जितने बचपन में उनमें जितना अच्छा आप गुण डालेंगे, वो आगे बढ़ करके आपको उतना अच्छा फल देगा। उस रोल मॉडल को अपना लिया जाता तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता। और समर्था के नजदीकी विद्यालयों में अगर धीरे धीरे वहाँ ही प्रसारित होता जाता तो ये और भी अच्छा होता। तो वहाँ हम चूक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो नेतृत्व के स्तर पे वहाँ तो कुछ दिक्कतें हुई हैं, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पे और जो आम लोगों का दायित्व है उसमें भी हम चूके हैं, है ना। एक सम्मिलित, जब भी हम जानते हैं, अगर जब भी हम किसी बड़े घाटे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा सम्मिलित लॉस होता है, तो उसके पीछे हमारी वजह भी सम्मिलित होती है। क्योंकि वहाँ पे जरूरत होता है कि एक रामनंदन बाबू खड़े हो जाएं, एक राजेंद्र बाबू खड़े हो जाएं, है ना, कि जो चीजें ढह रही हैं उसको वो थाम लेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। ओके, धन्यवाद भैया। तो अभी भैया बता रहे थे सहकारिता और सामाजिक जो एक सोच है उसकी कितनी जरूरत है, और एक सिंगल इंसान भी अगर वो एक चाह लेते हैं सामाजिक सोच और सहकारिता के साथ, तो बाकी लोग भी अपने आप उनसे कैसे जुड़ते चले जाते हैं और एक बहुत असाधारण विद्यालय का एक निर्माण होता है, और उससे हजारों पीढ़ियां उसमें शिक्षा ग्रहण करके अपने आगे भविष्य संवारती हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं। तो अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि क्यों सबसे बड़ी बात इसी उस मॉडल के बारे में सोशल मीडिया पे भी लोगों को पता चले, क्यों इतना अच्छा मॉडल, जो कि वहाँ पर अगर शिक्षा व्यवस्था में जैसे कुछ विद्यालयों में जनरली बिहार में ऐसा माना जाता है कि शिक्षकों की कमी होती है, उस कमी को वहाँ के प्रधानाचार्य या जो शिक्षक थे अपना इनोवेटिव अप्रोच अपनाते थे कि मिनिमम नॉमिनल चार्ज 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया जो एक सामान्य से सामान्य भी छात्र रहते थे, उसमें भी अगर कोई गरीब रहते थे तो प्रिंसिपल सर वो भी माफ कर देते थे। तो उसमें ये इनोवेटिव अप्रोच है कि कुछ प्राइवेट टीचर को हायर करके उन शिक्षकों की कमी को पूरा करके उन विषयों के बारे में सबको शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह का इनोवेटिव मॉडल बना के, और हम ये जानना चाहेंगे कि विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में आप प्रधानाध्यापक की भूमिका को किस तरह देखते हैं, कि क्या वो एक इम्पोर्टेंट, और इस मॉडल को दूसरी जगह के विद्यालय या बिहार के अन्य विद्यालय इस मॉडल से क्या सीख ले सकते हैं, या आज के समय में वो इसे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ इसके बारे में।
बहुत मौजूद सवाल है और कठिन भी है। प्रधानाध्यापक की भूमिका तो प्रधानाध्यापक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हम लोग अपने गुरु जी को देख करके, है ना, राजेंद्र बाबू को देख करके हम लोग कुछ बातें तो जाहिर है कि शेयर कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ पे एक चीज हम लोगों ने भी गौर किया था कि जितने सर रहते थे आवासीय परिसर में, जो शिक्षक थे, उनमें से कभी कभी हम लोग ये महसूस करते थे कि सभी शिक्षक इच्छापूर्वक वहाँ नहीं रह रहे हैं, है ना, क्योंकि वो कभी कभी बहाने बना करके जब छुट्टी मांगते रहते थे तो हम लोग वो चीज समझ जाते थे। जैसे हम लोग बचपन में छुट्टी मारते हैं, छुट्टी मांगने के लिए कभी पेट दर्द का बहाना तो कभी कुछ बनाते हैं, तो ऐसे वहाँ हमारे अन्य शिक्षक भी कभी कभी करते थे। इसका मतलब था कि वो पूरी तरह से इस चीज के लिए सभी नहीं तैयार होते थे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ फिर ये इतनी अच्छी व्यवस्था चल कैसे पाती थी। तो उसका जो की फैक्टर थे, जो उसके की कुंजी थे, वो सीधी तौर पर प्रधानाचार्य जी ही थे, जो कि हम लोग के समय में राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र चौधरी जी थे। तो वो खुद अब देखिए कि वहाँ पे 4 बजे सब जगते थे, लेकिन राजेंद्र बाबू जग जाते थे आपको करीब 3 बजे करीब, है ना। तो प्रधानाचार्य अपना कर्तव्य ज्यादा निभाते थे, 1 घंटा पहले जग जाते थे, फिर वो सभी टीचरों को जगाते थे, सर को, और फिर सब सर मिलकर के हम बच्चों को जगाते थे। तो यह क्या है कि यह एक ऐसी पद्धति है जो कि आपके त्याग, आपके मतलब आपका जो कर्तव्य है उसके साथ साथ आपके त्याग की भी उच्चतम दशा को दर्शाता है। यदि आप उसके लिए तैयार हैं, समर्था तभी बनेगा। ऐसे बात कहने से तो वो होगा नहीं। और जितनी अच्छी सर ने व्यवस्था की थी वहाँ, तो एक प्रधानाचार्य के तौर पर राजेंद्र चौधरी जी बहुत मतलब आदर्श पुरुष हैं, और वैसा ही होना चाहिए, और वैसा ही त्याग, वैसा ही कर्तव्य और वैसा ही दूरदृष्टि कि बच्चों को इस तरह से वो ट्रेंड करते थे। अब जैसे वो हमको उस वक्त में हम लोग छोटे थे, हमें वो गांधीवाद पढ़ाते या हमको संविधान की बातें बताते तो हम लोग उतना अच्छे से नहीं समझ पाते थे, क्योंकि छोटा उम्र होता है। लेकिन उसको वो आपके गुणों में ढाल देते थे, आचरण में ढाल देते थे। ये भी होता है कभी कभी कि आप किताब तो पढ़ लें लेकिन आचरण में न ढले, लेकिन वहाँ पे पहले आचरण में ढाल दिया जाता था। अब जैसे ही आप अपना शौचालय खुद साफ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा कर्तव्य है। तो इसी तरह से दूसरे लोगों का भी काम है, सबका काम है अपने परिवेश को पूर्ण रूप में स्वच्छ रखना, जिसमें हर तरह की स्वच्छता शामिल है। तो वो एक तरह से आचरण की शुद्धता के साथ साथ, आचरण की शुचिता के साथ साथ मानव मात्र की बराबरी का भी वो हमको पाठ पढ़ाते थे बचपन में। और ये सब एक दूरदृष्टि से ही संभव हो सकता है। यदि वो किताबी रूप से समझाना चाहते तो हो सकता है कि हम में से कुछ साथी समझते, नहीं भी समझते। आपको याद है वहाँ पे खुरपी लेकर के हम लोग बागवानी करते थे। आज आप देख लीजिए महानगरों में जितने लोग हैं, महानगरों में जितने बड़े बड़े लोग सब हैं, अधिकतर उसमें बीमार रहते हैं। उनको बीमार रहने का यही कारण है कि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। अगर वो छोटी सी खुरपी लेके अपने घर के ही पौधों को, जो लगाए रहते हैं गमलों में पौधे अपने बालकनी में, उसको ही अगर वो देख रेख कर लें तो भी मिट्टी के स्पर्श से उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, जो कि नहीं हो पाता है। लेकिन बचपन में ही हमको सर ने कितना अच्छा से समझा दिया कि आप बागवानी भी करिए, अपना काम भी करिए। आपको इससे क्या होगा कि आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। और यही चीज तो है जो समर्था को समर्था बनाता है। धन्यवाद भैया। तो भैया ने अभी किस तरह उस विद्यालय की जो मूल विशेषता है उसके बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पर किस तरह एक सामान्य सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता था, एक व्यक्ति से व्यक्तित्व के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूरे वहाँ पे हर एक वहाँ के दिनचर्या में, हर एक फंक्शन में उसको समाहित किया गया था और उसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास करवाया जाता था। और किस तरह आचरण की शुद्धता और आचरण पे, विशेषण और चरित्र निर्माण पे वहाँ बल दिया जाता था कि क्यों वहाँ जब सारे बच्चे अपना वॉशरूम या सब साफ सफाई करेंगे तो उन्हें छुआछूत या उससे वो करने से कोई भी व्यक्ति नीच या छोटा नहीं हो जाता। ये समझ उन्हें प्रैक्टिकल रूप से आया। तो किस तरह प्रैक्टिकल नॉलेज को वहाँ ज्यादा वो महत्व आगे भविष्य में भी दे सकेंगे। तो इस तरह हमने जाना। तो हमारा ये तो भैया अब हम अपने टॉक शो के आखिरी चरण में हैं। तो हमारा मकसद जैसे यही था कि उस विद्यालय की विशेषताओं के बारे में बताना। तो उससे तो आपने दिनचर्या पूरा और किस तरह व्यक्ति से व्यक्तित्व निर्माण की पूरी प्रक्रिया थे उससे विस्तार में बता दिया। तो अब हमारे दर्शकों में भोजन व्यवस्था से जुड़े हुए होंगे या जुड़ना चाह रहे होंगे या बहुत से ऐसे बच्चे सुन रहे होंगे जिनके घर में अभिभावक या उनके कोई भैया या रिलेटिव से टीचर होंगे, तो उन्हें वो किस प्रकार इस विद्यालय के बारे में बता के वो प्रेरित कर सकें और क्या क्या इस विद्यालय से सीख लेके वो अपने विद्यालय में जहाँ भी हैं भारत के जिस भी हिस्से में इस चीज को, रोल मॉडल को अपना के वो और बाकी हजारों छात्रों का भविष्य
संभल सकें और इसके बारे में कुछ बता दें। बहुत प्रासंगिक सवाल पूछे ब्रजेश जी। ये तो हम लोगों की पीढ़ी का उत्तरदायित्व ही है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है हमारे देश में। शिक्षा व्यवस्था इस अर्थ में चरमरा रही है कि हमारी आबादी जो है वो दुनिया की विशालतम आबादी है। चाइना 5-10 साल में हमसे पीछे हो जाएगा, और वैसे भी युवाओं की बात करें या फिर बच्चों की बात करें तो उस संख्या में हम लोग सबसे ज़्यादा हैं। अभी भी वर्तमान में सबसे बड़े युवा हमारे यहाँ ही हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दो बातें हैं कि एक तो जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाए, शैक्षिक माहौल का निर्माण किया जाए, और दूसरा यह है कि जो इतनी बड़ी आबादी है युवाओं की, तो इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी के लिए आवश्यकता यह है कि जो हमारे देश में इतनी विशाल आबादी में बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतर शैक्षिक माहौल का वातावरण का निर्माण किया जाए। और दूसरा यह है कि जो ये विशाल युवाओं की आबादी है, तो इनमें से एक बड़ी संख्या निसंदेह तौर पे आपको शिक्षण के पेशे में आएगी। तो दोनों ही तरह से जो जिम्मेवारी है वो हम युवाओं पे ज़्यादा है, क्योंकि आप ही शिक्षण के पेशे में भी जाएंगे और आप ही को उन बच्चों का भी भविष्य संवारना है जो अब आ रहे हैं। तो जिस तरह से रामनंदन बाबू और राजेंद्र चौधरी जी और कपिल देव बाबू ने राह दिखाई हम लोगों को कि आगे का राह हमको कैसा, अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। अपने बच्चों का मतलब यहाँ पे उन छात्रों से है जो हमारे विद्यालय में पढ़ेंगे या जो हमारे विद्यालय के छात्र होंगे। तो हमको बस इतना नहीं होना है कि हम अपना वेतन लेने के लिए बस विद्यालय जाएं और हाजिरी बना करके और इधर उधर समय व्यतीत करके आ जाएं। ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि आप शिक्षण के पेशे में जा रहे हैं, और शिक्षण का पेशा जो है वो राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र निर्माण का पेशा जो है, यह आप समझ सकते हैं कि दायित्व कितना बड़ा है, यह बहुत महती दायित्व है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए अगर आप जिस पेशे में जा रहे हैं, ऐसे तो हर पेशा किसी न किसी रूप में राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षक इसमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षक ही है जो कि डॉक्टर को, इंजीनियर को और राजनीतिज्ञ को, सबको शिक्षक ही बनाते हैं। तो शिक्षण के पेशे में इसीलिए आपका दायित्व जो है वो बहुत गुरुतर है, और आपको उसी हिसाब से आचरण करना होगा। अब जब हम किसी विद्यालय में शिक्षक बने तो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम उस विद्यालय को और इस शिक्षण को एक पेशे से अलग और सिर्फ एक वेतन भोगी सुविधा से अलग देखें। हम उस विद्यालय को यह भी देखें कि यह हमारा वो घर है जहाँ पर एक साथ सैकड़ों बच्चे हमारे इस विशाल घर के लिए, जो हमारा भारतवर्ष है, इसके लिए वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि उनकी नींव अच्छी रखी जाएगी, यदि वो बेहतर से बेहतर बचपन से ही बन पाएंगे, तभी वो भविष्य में जाके एक बेहतर नागरिक बनेंगे। तो कुल मिला के यह दायित्व ही बहुत बड़ा है। तो हमको सब कुछ नौकरी तो करना ही है, लेकिन इस दायित्व बोध का भी ज्ञान भी हमको आवश्यक है। जो नई पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, हमको दायित्व बोध का भी ज्ञान हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। हमको एक वाक्य याद आता है जर्मनी का। जर्मनी में अभी हाल में कुछ लोग जो थे दूसरे पेशे वाले, वो सरकारी नौकरियों में वो पैसे बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, है ना। तो उसमें कुछ पैसों का जो पैसा बढ़ोतरी होता, तो वो शिक्षकों के जो उच्चतम मानदंड, मतलब उच्चतम श्रेणी है, प्रोफेसर्स, उनके पैसे से भी वो ज़्यादा हो जाता। तो उन्होंने, वो एंजेला मर्केल ही ने, वही चांसलर थी उस समय, उन्होंने कहा कि आप उनसे ज़्यादा वेतन कैसे पा सकते हैं जो आपको बनाए, जो आपको हमको बनाए हैं, आप उनसे ज़्यादा वेतन कैसे पा सकते हैं। उनको मतलब इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि हमारा दायित्व क्या है। भले उन्होंने ये वेतन के प्रारूप में कहा, लेकिन वहाँ पे एक सम्मान था कि उनका मानदेय सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उनका मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यह मान जो है यह हमको मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको उसी ढंग का दायित्व निर्वहन भी करना होगा। उच्चतम स्तर के हमको त्याग को प्रदर्शित करना होगा, समर्पण को प्रदर्शित करना होगा कि हम कितना बेहतर ढंग से हर एक बच्चे को भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के रूप में हम उनको तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भैया की बातों को सुनकर मुझे एक चाणक्य की जो बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण इसकी गोद में खेलते हैं,
तो हम लोग निर्माण का साक्षात उदाहरण अपने बैचमेट या अपने सीनियर्स में देख सकते हैं। किस तरह बहुत से छात्र उस विद्यालय के आज IIT, JNU, BTU सब जगह अच्छे जगह पर पढ़ रहे हैं और राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं टॉक शो का समापन अपने एक हम राजेंद्र प्रसाद चौधरी सर, जिनका हेड सर के बारे में सर अभी बात कर रहे थे, उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति रहती थी, वो समय को लेके हमेशा सजग रहते थे और समय को पालन को लेके हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते थे। तो वो हमेशा उसे एक कोट बताते थे हम लोग को कि समय घंटों में नहीं सेकेंडों में बीतता था। तो ये बातें वो बता के छात्रों को समय के महत्व को, ये टॉक बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, और हमारे उस विद्यालय का भी शुक्रिया जिसके बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं, साथ में भी हैं।